ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। यस, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है तो हम पार्टिकुलरली इस मंथ में ब्रेस्ट कैंसर पर फोकस करते हैं, लेकिन कैंसर या किसी बीमारी का कोई मंथ नहीं होता। हमें हर टाइम ही बीमारी के बारे में सजग रहना होता है, चाहे कैंसर हो चाहे और कोई बीमारी हो। नेक्स्ट, यस, एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट। हर जिंदगी जरूरी है, चाहे वो कैंसर पेशेंट की हो चाहे किसी और बीमारी के पेशेंट की। जब तक जान है तब तक जहान है। उसी के अकॉर्डिंग हर नर्स को, हर डॉक्टर को, जो भी उसके पास पेशेंट आता है उसको इक्वल इम्पोर्टेंस देते हुए और ना कि उसके डायग्नोसिस पे जाते हुए उसके लिए कोशिश करते हुए रहनी चाहिए कि किसी भी तरह उस पेशेंट का जीवन बचाया जा सके या समाज में जाकर के वो ऐसा अवेयरनेस पैदा कर सकें कि वो बीमारी या तो हो नहीं और हो तो बहुत जल्दी उसको पकड़ा जा सके, जिससे कि खर्चा भी बचता है, जिंदगी भी बचती है और एक मेंटल टॉर्चर भी बचता है। लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं कि कैंसर क्या होता है या ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। कैंसर एक तरीके से अपने दिमाग से कंट्रोल से बाहर एक किसी भी टिश्यू की एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, किसी भी बॉडी पार्ट का एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है जो दिमाग के कंट्रोल में नहीं होता है, और वो टिश्यू अपने अकॉर्डिंग मशीनरी बनाता है जिसमें वो ब्लड अपने अकॉर्डिंग ले लेता है। साथ में वो जो डेथ सिग्नल्स होते हैं उनको काउंटर करने की क्षमता रखता है, और जो भी जो उसको मारक क्षमता वाले या उनमें जो रिप्रोडक्शन या वापस अपनी जो क्षमता होती है 1 से 2, 2 से 4 करने की, वो जो है उनमें अनलिमिटेड होती है, जो कि यूजुअल सेल्स में एक लिमिट पर जाके उनमें ओल्ड एज आती है, जबकि कैंसर सेल में ओल्ड एज नहीं आती है। अगर हम कैंसर की बात करें तो इस समय जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है सबसे प्रमुख कैंसर है फीमेल्स में, या कह सकते हैं कि दोनों को मिलाएं तो मेल और फीमेल, तो भी ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। करीब 14% ऑफ न्यू केसेस जो हैं हर साल ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्ट होते हैं इंडिया में। ये इंटरनेशनल एक एजेंसी है, उसका ग्लोबल डाटा है, ग्लोबोकैन 2018 के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट कैंसर के 1,62,468 केस 2018 में डिटेक्ट हुए थे, और जो सबसे ज्यादा केस थे जो कि फीमेल्स में पाए जाने वाले कैंसर का 27% और मेल्स में, और टोटल दोनों सेक्स में पाए जाने वाले कैंसर का 14% होता है। रिस्क फैक्टर अगर हम देखें, लोग मेरे को पूछते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, तो कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, जैसे कि ये ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली फीमेल्स में ही होता है। हाँ, मेल्स में भी 1 से 2% केसेस में होता है। एज जिसको हम नहीं बदल सकते, क्योंकि एज 50 प्लस की एज में ज्यादातर ये कैंसर होता है। कुछ जेनेटिक रिस्क फैक्टर होते हैं जो माँ बाप से आए हुए होते हैं, वो हम नहीं बदल सकते, जो उनमें हो सकता है साइलेंट रहे हो माँ बाप में और हमारे में वो डोमिनेंट हो जाते हैं। खुद पर्सनल हिस्ट्री या हमारे में कोई पहले का कोई कैंसर रहा होता है, या जैसा देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी कि जो व्हाइट रेस या वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है, तो ये एक रेशियल फैक्टर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है या ज्यादा टाइम पे रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यानी कि एक हार्मोन एक्सपोजर, उसकी वजह से भी जो है जो आपकी कंट्रोल में नहीं होता है। जो लाइफ स्टाइल रिस्क है जो हमने इन्वाइट किया है, 70% का आंसर जिसकी वजह से होते हैं वो है कि फीमेल्स आजकल मॉडर्नाइजेशन में, जिसको एक मॉडर्नाइजेशन कंफ्यूज किया गया है, मॉडर्नाइजेशन को नो ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से उनको तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क रहता ही है, साथ में बच्चे को भी अनेक बीमारियों का रिस्क रहता है। अल्कोहल एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, जो कि अल्कोहल ब्रेस्ट कैंसर सहित कई कैंसर्स को जन्म देता है, इंक्लूडिंग मोस्ट ड्रेडेड मैलिग्नेंसी लिवर कैंसर। स्मोकिंग इज आल्सो एन स्टेटस सिंबल। स्मोकिंग लोग एक फैशन की तरह हो गया है, जहां लोग रोड पे खड़े होकर भी स्मोक करते हैं। मेल और फीमेल इक्वली स्मोक कर रहे हैं इस समय। उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, हम देख रहे हैं कि ज्यादातर साधन ऐसे आते हैं कि आजकल सब बेड पे बैठे ही एक्सरसाइज कर लो। नहीं, जो एक्सरसाइज का जो कॉमन पैटर्न है वहीं से अपनी ओबेसिटी बेसिकली जाती है, क्योंकि कहीं से तो इनसाइड, जब तक हमारे पास फ्रॉम इनसाइड हमारे पास ऐसा सिग्नल नहीं होगा कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल इनएक्टिविटी हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे। और कुछ जंक फूड या हाई फैट डाइट, क्योंकि ज्यादातर टेस्टी फूड्स जो हैं आज के जमाने के जो है वो ज्यादातर फ्राइड फूड्स होते हैं या तो या जंक फूड्स होते हैं।
जिसकी वजह से भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। हमें ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स, जो क्या किस तरह के साइन सिम्टम होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है ब्रेस्ट कैंसर लंप होना, यानी मास या गांठ होना, जो कि एक फीमेल बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकती है, क्योंकि वो उसकी बॉडी में एक नई चीज आई हुई होती है और जिसको वो यूजुअली पाल्पेट भी करती है, चाहे वो शावर लेते हुए, नहाते हुए जो पाल्पेट करती है, तो उसमें उसको इजीली रिकॉग्नाइज होता है। यस, हमारे को उसको इग्नोर नहीं करना है कि ये लंप ऐसे ही आ गया होगा। कई बार निपल डिस्चार्ज होते हैं अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जो है वो ब्लीडिंग होने लगती है, या निपल्स जो है अंदर धसे हुए होते हैं, निपल्स में क्रैक आ जाते हैं, निपल्स का डायरेक्शन चेंज होता है, जो स्ट्रेट डायरेक्शन होता है वो कभी लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। उसके अलावा कई बार जो ब्रेस्ट कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में होता है, तो कई बार लोग बैक पेन के साथ, सर दर्द या दौरों के साथ हमारे पास आते हैं। जो एक और कॉमन सवाल हमारे पास आता है दीपिका जी, वो ये कि ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस कैसे किया जाता है, मालूम कैसे करें? तो जब भी आपको इस तरह के जो सिम्टम्स मैंने अभी बताए, आपको जो भी लक्षण मैंने आपको बताए अगर आते हैं, तो आप तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं, मेरे को आप विजिट कर सकते हैं आकर के। हम वहां पे आपको ओपिनियन देते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर लग रहा है या नहीं। अगर हमें लगता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट एफएनएसी करा सकते हैं, जो बायोप्सी करा सकते हैं। बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होते हैं, जस्ट एक निडल प्रिक का पेन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और उसमें भी आजकल तो सुन्न करके जो है किया जाता है। उस बायोप्सी पे फिर हम कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं, इंग्लिश को इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं, कि हाँ ये ब्रेस्ट कैंसर ही है या नहीं। और मेमोग्राफी जो फर्स्ट टेस्ट होता है, जैसे कोई लंप होता है, तो मेमोग्राफी से डिटेक्ट करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो कुछ सिग्निफिकेंट है या नहीं, या ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा दे रहा है या नहीं। ब्रेस्ट कैंसर की जो हमसे स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट में होता है। एक छोटी सी गांठ होती है, 2 सेंटीमीटर ज्यादा से ज्यादा उसका साइज होता है, इससे बड़ा उसका कोई साइज नहीं होता है, और वहीं की वहीं होती है। जब स्टेज 2A की तरफ जाते हैं तो साइज 2 से बढ़ के 5 सेंटीमीटर तक चला जाता है, और जब आगे लेकिन रहता ब्रेस्ट में ही। स्टेज 2B में जाते हैं तो साइज भी कई बार बड़ा हो जाता है, 5 से ज्यादा। थोड़ा सा आर्मपिट्स है, जिसको बोलते हैं एक्सिला मेडिकल टर्म में, आर्मपिट्स, जो आर्म्स के नीचे का जो एरिया होता है, उसमें कई बार छोटी मोटी गांठें उसमें देखने को मिलती हैं। जब हम उससे आगे स्टेज 3 की तरफ जाते हैं तो आर्मपिट्स की ये गांठें बढ़ने लगती हैं, और स्टेज 3B में जाते जाते 3B और 3C में जाते हुए ये ऊपर की तरफ जो कॉलर बोन हमारी होती है, क्लेविकल कॉलर बोन जो होती है, उससे आगे वहां तक भी गांठें पहुंच जाती हैं। स्टेज 4 यहाँ जो लोगों को डराती है वो है स्टेज 4, क्योंकि इस स्टेज में जो है ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट और उससे निकल के आगे के ऑर्गन्स में चला जाता है। जरूरी नहीं है कि वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ कंटिन्यूस जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ब्रेस्ट में 2-5 सेंटीमीटर की गांठ हो और वो फेफड़ों में भी कुछ उसके लक्षण दिखने लगे, स्कैन पे लिवर में दिखने लगे, बोन्स में दिखने लगे, ऐसा कॉमनली मिल सकता है। जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग जो डरते हैं कि साहब ब्रेस्ट कैंसर है, आप तो गांठ निकालिए और बात खत्म कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि हर कैंसर को एक स्टेज के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, और उस स्टेज को मालूम करने के लिए अगर इनिशियल स्टेज है 1 और 2 तो ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है स्टेजिंग के लिए इन टेस्टों की। लेकिन हाँ, अगर स्टेज 2B और 3 के आगे हम जाते हैं तो हमें सीटी स्कैन का जरूरत पड़ता है। कई बार पेशेंट हमें बोलता है कि सर में दर्द हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं या दर्द, तो उस समय हमें सर के MRI की जरूरत पड़ती है। या हमें कई बार लगता है कि नहीं हड्डियों में भी गया हुआ होगा, उससे आर्मपिट्स में भी फैला हुआ है या कहीं और भी गया होगा, तो हम उस समय पेट स्कैन का जांच करवाते हैं। या स्टेज 3B और 3 से ऊपर एडवांस होता है तो हमको लगता है सीटी स्कैन और बोन स्कैन 2-3 अलग टेस्ट कराने से अच्छा एक पेट स्कैन करवा के होल बॉडी का स्कैन करवाया जाता है, और उसमें ये देखा जाता है कि बीमारी कहाँ कहाँ होती है। स्टेज 3 के बाद कराते हैं तो ये काफी सेंसिटिव होता है, अच्छे से पिक करता है। ज्यादातर केस में रिजल्ट जो है 95% एक्यूरेसी के साथ होते हैं। तो हमें स्टेजिंग टेस्ट अवॉइड नहीं करने, क्योंकि हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग है, हर स्टेज के रिजल्ट्स अलग हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि स्टेजिंग क्यों जरूरी है और ट्रे उनका, क्योंकि स्टेज 1 में 95% से ज्यादा लोग ठीक हो जाते हैं, और उनको कम खर्चे में भी ट्रीट हो जाते हैं, उनको कम ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन के अलावा कीमोथेरेपी। कई बार हमें कीमोथेरेपी की भी जरूरत उसमें नहीं पड़ती है, और रेडियोथेरेपी की स्टेज 1 में बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। स्टेज 2 के एक आध केस में हमें जरूरत पड़ती है, उसमें भी रिजल्ट 93% से ज्यादा होते हैं। हाँ, इसमें स्टेज 2 में कीमोथेरेपी मस्ट है, जो लगती है सर्जरी के साथ। स्टेज 3 में सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी तीनों का रोल आता है, और रिजल्ट जो है 70-72% पे जाते हैं। और स्टेज 4 ये जो फैला हुआ डिजीज है,
5 ईयर के रिजल्ट जरूर उसमें स्टेज 20-22% होते हैं, लेकिन अभी ट्रीटमेंट टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी के मिलाकर के 3 से 4 साल 5 साल लोग आराम से जीते हैं, और कई लोग 5-5 साल को भी क्रॉस करते हैं, क्योंकि 20-22% एक एवरेज है जिसमें कुछ के कम रह जाते हैं और कुछ उससे आगे चले जाते हैं। तो इसलिए डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे रिजल्ट क्या लेने वाला है, कि उसमें आपके कुछ ट्रीटमेंट के जो मार्कर्स हैं वो कैसे आए हैं, आपने ट्रीटमेंट कौन सा ऑप्ट किया है, क्या आप बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट ले पाए हैं या नहीं, आपने स्टेजिंग प्रॉपरली लिया है या नहीं, और उन सब चीजों पे भी एज फैक्टर क्या है, या आपको और भी कोई बीमारी नहीं, इन सब चीजों पे भी रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, जो हमको कई बार पूछते हैं कि यार क्या ये बीमारी पहले से था। एक सवाल हमारे पास हमेशा आता है कि ये क्या हमने स्टेज 3, 2 में पकड़ा, 4 में पकड़ा, क्या इसको पहले से था, ये हमको कैसे मालूम चलेगा। तो ये उसका जवाब है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इस समय केवल 5 कैंसर में अवेलेबल है। ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय के मुंह का कैंसर, इसको सर्विक्स कैंसर बोलते हैं, कोलोन कैंसर यानी कि आंतों का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, और 5वां लंग कैंसर हैवी स्मोकर्स के अंदर। कुछ इंडियन सिनेरियो में हमने डेवलप किया है कि ओरल कैविटी का कैंसर, जहां हम लोग बोलते हैं कि ओरल, अगर आपको छाले हो रहे हैं तो एक बार आके चेक कराइए। बाकी की स्क्रीनिंग सेल्फ डिपेंडेंट है, टेस्ट जरूर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कि अगर आपको लगता है कि कोई भी परेशानी है, कोई भी दर्द है, कोई भी तकलीफ है, तो मेरा मानना है कि आप डॉक्टर विजिट कीजिए। हो सकता है कि आपको अर्ली स्टेज में जो है कैंसर डिटेक्ट हो जाए, कोई अर्ली कैंसर जो है। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जो हम करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जो चाहें तो फीमेल मेरे से आगे सीख सकते हैं कि कैसे करना है, हम उनको सिखाएंगे, तो जिससे वो अपने घर पे भी अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ऑप्शनल है, 20-25 साल की उम्र से करना शुरू कर सकते हैं, बाकी 30 की बाद सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए कम से कम हर 6 महीने में। लेकिन ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो सेल्फ करना है, डेली नहाते हुए, आप शावर लेते हुए उस समय कर सकते हैं। 3 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगता है। चाहेंगे तो हम आपको ये चीज सिखा सकते हैं। 40 की एज के बाद जो है ब्रेस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपको डॉक्टर से हर साल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। मेमोग्राफी सेकंड टेस्ट इसके अंदर आता है, जो स्क्रीनिंग का कंपलसरी पार्ट है, और वो भी हर साल 40 की उम्र से, पहले 45 था, बट लेकिन रिसेंट गाइडलाइंस चेंजिंग है। 40 की एज से हर साल हमें मेमोग्राफी करवानी चाहिए अप टू एज ऑफ 55। 55 के बाद साल में 2 साल में एक बार करा सकते हैं, अप टू 65 के बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि रिस्क कम होता चला जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। एमआरआई हर केस में नहीं है, जहां डेंस ब्रेस्ट है, जहां जेनेटिक रिस्क बहुत ज्यादा है, जहां लगता है कि फीमेल, जहां फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर रन कर रहा है, वहां हम एमआरआई भी ऑप्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड मेनली यंग फीमेल्स के लिए है, जहां डेंस ब्रेस्ट होते हैं उनमें अल्ट्रासाउंड से स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, साथ में मेमोग्राफी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, जिससे कि उसकी सेंसिटिविटी और डिटेक्शन रेट बढ़ जाता है। इसका इलाज कौन करता है? इसका इलाज, किसी भी कैंसर का बेसिकली इलाज जो होता है वो ट्यूमर वार्ड में होता है, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिसके लिए आपको 3 डॉक्टर्स की हमेशा जरूरत पड़ती है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो ये डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट में सर्जरी होनी है या नहीं, रेडिएशन का जरूरत है या नहीं, कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी का जरूरत है या नहीं, और अगर किसी भी ट्रीटमेंट का जरूरत है तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, क्या पहले कीमोथेरेपी लगेगी या पहले सर्जरी होगी या पहले रेडिएशन होगा। ये एक सीक्वेंस जो है पूरा एक ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड होता है। इसके लिए हमेशा वो सेंटर पे ही ये चीज पॉसिबल है जहां तीनों डॉक्टर मौजूद होते हैं। और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर तो इस समय लाइन लगी हुई है ट्रीटमेंट्स की, नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं। लोग इसको सिर्फ कीमोथेरेपी नाम से जानते हैं, लेकिन अब जमाना बहुत से बहुत आगे जा चुका है। टारगेटेड थेरेपी, जहां हम ब्रेस्ट कैंसर में टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर नहीं कहीं में, कि ये एक ड्राइवर है, ये एक टारगेट है। ड्राइवर यानी कि आप देखते हैं कि किसी भी बस का या किसी का एक ड्राइवर होता है जो बस चला रहा होता है मेनली। यस, बाकी के लोग भी चलाने में लायक होते हैं, अगर ड्राइवर नहीं होता वो चला पाएंगे, लेकिन वो उतना अच्छे से उतना आगे नहीं चला पाएंगे। यानी कि आप ड्राइवर को कंट्रोल कर लेते हो तो बस कंट्रोल हो जाती है। तो ये वही टारगेटेड थेरेपी है। हार्मोनल थेरेपी भी टारगेटेड थेरेपी का एक पार्ट है, जहाँ हार्मोन बेस्ड टैबलेट्स आती हैं। इम्यूनोथेरेपी एक नया जनरेशन है, जहां ये ट्यूमर की इम्यूनिटी से साथ खेलती हैं। ये ड्रग्स ट्यूमर की इम्यूनिटी को टारगेट करती हैं। जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ब्रीच होती है तो हमारे को डिजीजेज हो जाती हैं।
ऐसे ही अगर हम ट्यूमर की इम्यूनिटी को ब्रीच करते हैं तो ट्यूमर को खत्म करना या ट्यूमर पे कंट्रोल करवाना थोड़ा आसान हो जाता है। ये वही इम्यूनोथेरेपी है। ट्रीटमेंट फैक्टर्स की ट्रीटमेंट डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है? क्या हर एक के लिए हर ट्रीटमेंट फिट होता है? ना, हर जूता हर एक के पैर में फिट नहीं हो सकता है ना। ट्रीटमेंट के फैक्टर के लिए एज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एज को कंसीडर करते हैं। यंग पेशेंट में हो सकता है हम थोड़ा सा एग्रेसिव चले, ओल्ड एज में हम कई चीजें फैक्टर करते हैं। साथ में आपको और कोई बीमारी तो नहीं है पेशेंट को, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, थायराइड, एनी डिजीज, किसी बीमारी से, किसी ड्रग से एलर्जी, ये सारे फैक्टर हमको देखने पड़ते हैं। स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टेज 1 में 95% से ज्यादा लोग ठीक होते हैं, तो हमारे को स्टेज कौन सा है? क्योंकि बिना स्टेज के कैंसर का हमेशा डायग्नोसिस जब भी लिखा जाता है कि कौन कैंसर किस टाइप का है, किस ऑर्गन का है, किस स्टेज का है, क्या उसमें टारगेट्स अवेलेबल हैं या नहीं, मिलाकर के कंप्लीट डायग्नोसिस बनता है। केवल कैंसर कह देने से डायग्नोसिस नहीं बनता है उसका। पेशेंट फिटनेस, क्या पेशेंट हर ट्रीटमेंट के लिए फिट है? अगर बीमारियां नहीं है तो क्या उसके बाद भी पेशेंट फिट है? क्या पेशेंट के हर ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हैं? पेशेंट जो है हमारे पास जो है चल के आ रहा है, अपना सेल्फ केयर कर सकता है या नहीं? इन सारी चीजों में भी पेशेंट का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। इन्वॉल्व ऑर्गन्स, अगर पेशेंट किन ऑर्गन्स में गया है, ब्रेस्ट कैंसर में जैसे कई बार हमको लगता है कि केवल बोन्स है, स्टेज 4 में इन्वॉल्व है और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, हम सिर्फ बिना कीमोथेरेपी के सिर्फ टैबलेट्स पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होना है। इन सब बातों के अलावा न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर या किसी भी कैंसर के अंदर। हम अल्कोहल कंजम्पशन, यस, इसकी कोई सेफ लिमिट डिसाइडेड नहीं है। यस, कुछ डिजीज, हार्ट डिजीज वगैरह में कहीं भी रिकमेंडेड है कि अल्कोहल, बट अगर कैंसर के पॉइंट से बात करूं तो कोई सेल्फ लिमिट, कोई भी सेफ लिमिट डिसाइडेड नहीं है। इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मल्टीपल फोल्ड टाइम्स। स्मोकिंग जो है हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग और कोई भी ड्रग्स जो है वो हमेशा कैंसर के लिए कारक होते हैं। हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, नॉट ओनली कि कैंसर से सेव करने के लिए, बट अपने आप को फिट रखने के लिए, अन्य बीमारी से अपनी प्रोडक्टिविटी, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका एनर्जी लेवल, मेंटल लेवल, आपको ये मेंटल पीस भी देता है, साथ में एक अच्छा स्लीप देता है जिसकी वजह से आप मेंटल पीस लेते हैं। इस सिंगल सर्विंग डे ऑफ सर्व, जब आप कोई भी खाना लेते हैं तो उसमें प्रोटीन रिच डाइट जब भी आप लेंगे तो प्रोटीन रिच जब आप लास्ट में कैलकुलेट करते हैं तो एक बैलेंस डाइट में जाके कन्वर्ट होता है। और हमारे को खाने में हमेशा दालों को, अगर हम वेजिटेरियन है तो दाल को हमेशा इन्वॉल्व करना चाहिए। सोयाबीन है, छोले जो होते हैं जिनको आप काबुली चना या दाल हैं, और वो सब हमको इन्वॉल्व करना चाहिए। ओट्स हैं। नॉन वेजिटेरियन है, हम अंडे उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, फिश हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारे को जो है खाना अगर हम बैलेंस लेते हैं तो भी हम कैंसर और अन्य बीमारी से